ने देखा था कि विंग को फाइनली पता चल गया था कि वो ओमेगा कौन था जिसको उसने मार किया था। शक तो उसे पहले दिन से ही था जब उसने वांग जी को देखा था कि हो न हो वांग जी ही वो ओमेगा है जिसको उसने आज से 8 साल पहले मार किया था। पर वो जल्दबाजी में किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ा सा सब्र से काम ले रहा था। वो इस चीज़ में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे जल्दबाजी से निपटा दिया जाए। इसीलिए वो इस चीज़ में टाइम दे रहा था। एंड फाइनली उस बैचलर्स पार्टी में से पता चल गया था कि वांग जी है जो उसका ओमेगा है। एंड वो फाइनली घर पहुंच गए थे। विंग उस पर बहुत खुश था। उसने वांग जी को पिछले 8 सालों से ढूंढा है। हाँ, उस रात वो जो सब कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था कि वांग जी वहाँ उसे मिल गया। नहीं तो विंग को नहीं पता कि वांग जी वहाँ क्यों आया था। इस सवाल का जवाब भी विंग बहुत बुरी तरीके से ढूंढना चाहता है, लेकिन अभी वो बस वांग जी पर ध्यान देना चाहता था। और उसके बाद मिसेस लेन इस रूम में आए थे और इससे कुछ सवाल विंग ने पूछे थे कि वांग जी के अगर मार्क है तो ये बात वांग जी को क्यों नहीं पता है, कि आपने उसे बता ही नहीं रखा है, एंड मार्क है तो आप उससे कुछ छुपा रही हैं। फिर मिसेस लेन ने विंग को मना किया था कि उनके जीते जी तो वो विंग को कभी वांग जी के पास जाने नहीं देंगे। इसी चीज़ को लेकर विंग को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो अपने ओमेगा से 8 साल से दूर है। पहले वो अपनी मार्क्ड ओमेगा से दूर है, ऊपर से मिसेस लेन अब उसे मना कर रही थी कि वो वांग जी के पास नहीं जा सकता। तो ये चीज़ विंग के अल्फा को खुद की इंसल्ट लग रही थी। वो उसी वक्त लिटरली विंग का अल्फा उसी वक्त मिसेस लेन को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि वो उस वक्त नहीं देख रहा था कि ये उसके ओमेगा की मदर है या फिर कोई और है। अल्फाओं को अगर कोई उनके ओमेगाओं से दूर करने की कोशिश करता है, स्पेशली मार्क्ड ओमेगाओं से, तो अल्फाओं को बहुत गुस्सा आता है। वो सामने वाले को बिल्कुल नहीं देखते कि ये कौन है, उसका कोई रिश्तेदार है या नहीं। और इसी चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग ने अपने अल्फा को कंट्रोल किया। और उस दिन तो वहाँ से आ गया था, लेकिन उसने वादा किया था मिसेस लेन से कि वांग जी उसी का है, और अगर किसी ने उसके वांग जी को उससे दूर करने की कोशिश की तो उस इंसान की क्या हालत करेगा वो खुद भी नहीं जानता। फाइनली विंग अपने रूम में था। विंग लिटरली हर चीज़ तोड़ रहा था, थैंक्स टू आरएम कि उनका जो पूरा हाउस था वो साउंड प्रूफ था। जितने भी रूम थे वो साउंड प्रूफ थे, तो उन टूटने फूटने की आवाज़ बाहर किसी के पास नहीं जा रही थी। एंड मिसेस लेन वांग जी के रूम में ही थी। विंग का अल्फा लिटरली बहुत गुस्से में था। विंग के अल्फा ने उसके साथ माइंड लिंक करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ तुमने उस लेडी को जिंदा क्यों छोड़ा है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो हमारे ओमेगा से भी दूर करने की कोशिश कर रही है। विंग, मैं अपने ओमेगा से और दूर नहीं रह सकता। मैं पिछले 8 सालों से तड़प रहा हूँ, उसके इतनी खुशबू लेने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। अब मैं अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकता। समझ में आया तुम्हें? अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे खुद पर कंट्रोल लेने दो। हम अभी वांग जी को अपना बना लेंगे, उसके बाद मिसेस लेन के पास कोई चारा नहीं होगा। ये सुनने के साथ विंग की ऊँटें बुझ गई। उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें खुद को भी पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अगर हम अभी वो सब वांग जी के साथ कर लेंगे, तुम्हें लगता है कि वांग जी हमें एक्सेप्ट करेगा? ये सुनकर उसके अल्फा ने कहा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो हमारा ओमेगा है, मैंने उसे मार्क किया है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग ने खुद को शांत किया और फिर अपनी काम वॉइस में कहा, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या फील हो रहा है, लेकिन ये सब इसका सोल्यूशन नहीं है। मिसेस लेन को मार देना है, फिर वांग जी को अभी उसकी अनकॉन्शियस हालत में से क्लेम कर लेना, ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वांग जी कितना स्वाभिमानी लड़का है। वो ऐसे, और मैं नहीं कर सकता ही, समझ में आया तुम्हें? वो हमारा मेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कंस्टेंट मैटर करता है। वो मेगा भी अपने होश में तक नहीं है, और तुम क्या चाहते हो उसे छू, उसके बिना इजाज़त के बिना? मुझसे ये नहीं होगा और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम नहीं तड़पे हो अपने ओमेगा के लिए, मैं भी तड़पा हूँ अपने ओमेगा के लिए, और तुमसे ज़्यादा तो मैं तड़पा हूँ। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना, खुद पर कंट्रोल रखो अगर तुम्हें अपना ओमेगा चाहिए। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं रखोगे तो तुम अच्छी तरह से पता है मैं वांग जी को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही विंग का अल्फा और शांत हो गया, क्योंकि विंग जो बोल रहा है वो सही है। बिना कंसेंट के वो वांग जी को मार, उन्होंने एक बार वांग जी को मार कर दिया है, क्योंकि उस वक्त
विंग अपने होश में नहीं था उस वक्त। विंग के अल्फा ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ले रखा था। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने वांग जी को बस इतना मार्क दिया था कि वांग जी मार्क हो जाए और वांग जी का मार्क तब तक रहे जब तक विंग उस तक नहीं पहुंच जाए। अगर विंग चाहता तो उस रात और भी बहुत कुछ कर सकता था वांग जी के साथ, क्योंकि मिसेस लेन बहुत लेट आई थी और मिसेस लेन अगर टाइम पर भी आ जाती तो भी विंग को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया था और विंग ने उस चीज़ को कंट्रोल किया, क्योंकि उस वक्त वांग जी बच्चा था एंड वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिसे आगे जाकर उसे ही रिग्रेट हो। एंड अभी भी वो कुछ वैसा नहीं करना चाहता। हम चाहे किसी भी रिलेशन में क्यों ना हो, सामने वाले पर्सन की हाँ या ना बहुत मैटर करती है। चाहे हमारी शादी किसी से भी हो रखी हो एंड हमारे बीच में शायद पहले कोई भी रिश्ता हो गया हो या फिर हम फिजिकल हो एक दूसरे के साथ पहले भी, लेकिन हर बार एक दूसरे को फिजिकल होने से पहले उस सामने वाले इंसान का कंसेंट मैटर करता है और ये चीज़ विंग बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो अपनी ओमेगा से बहुत प्यार करता है। वो अपनी ओमेगा को या फिर खुद को कभी कुछ रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा। विंग ने खुद को शांत किया। उसने अपने ओमेगा अल्फा को शांत करते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ 1 महीने में हमारा ओमेगा हमारी बाहों में होगा और उस पर हमारा पूरा हक होगा। बस तुमने अगर इतने साल वेट किया है तो 1 महीना और वेट करो। ये सुनकर विंग अल्फा के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि विंग ने उसे धमकी दी है कि अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा करेगा तो विंग उसे रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद उसके अल्फा के पास भी कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि फिर तो वांग जी आता तो जाएगा, वांग जी किसी के साथ भी जाने के लिए फ्री हो जाएगा और वो ये नहीं चाहता। ये मार्क की वजह से हो या ना हो, लेकिन विंग वांग जी से उसमें बहुत प्यार करने लगा है। विंग वांग जी का नेचर, वांग जी की काइंडनेस, वांग जी का जो फियर्सनेस है एक ओमेगा होते हुए भी विंग को जब से वो शुरू से इस घर में है तब से ही पसंद आ रहा है। वो रात कैसे भी बीते, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस वक्त, जैसे वो विंग के इमोशंस को दर्शा रही हो। वहीं मैडम लेन उस रात वांग जी के पास ही रुकी थी। अगली सुबह हुई। मैडम लेन अपने रूम में तैयार होने के लिए आई थी। उसके बाद तैयार होने के बाद वो अपना डेली का काम करने के लिए रूम से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो सामने वाले इंसान को देखकर एक पल के लिए मैडम लेन अपनी जगह पर स्टिफ हो गई। उसके चेहरे पर बहुत सारे इमोशंस थे। वो कंफ्यूज थी, उनकी आंखों में गुस्सा था, उनकी आंखों में हेल्पलेसनेस थी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें सामने वाले इंसान को क्या शो करना चाहिए। पर सामने वाला इंसान अंदर आया और उसने मैडम लेन की तरफ देखा। तभी मैडम लेन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, आप यहाँ? मैंने आपसे, पर इससे पहले कि मिसेस लेन कुछ कह पाती, विंग ने मिसेस लेन के हाथों को पकड़ा और उसे वहीं उसी के बेड पर बैठा दिया। उसके बाद विंग खुद मैडम लेन के पैरों में बैठ गया। उसने मैडम लेन की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मिसेस लेन कि आप क्यों नहीं चाहती कि मैं वांग जी को क्लेम करूँ, फिर मैं वांग जी की लाइफ में आऊँ। मैं जानता हूँ कि आपने उस रात मेरा बहुत भयानक रूप देखा था, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक प्योर ब्रीड डोमिनेटिंग अल्फा हूँ एंड मेरा वोल्फ ऐसा ही है। मैं जानता हूँ आप उस रात के लिए भी गुस्सा होंगी कि मैंने वांग जी जो कि 12 साल का था, मुझे उसे मार्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस रात किसी ने मुझे रट ट्रिगर करने वाली पिल्स दी थी एंड मैंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अनजाने में मैंने वांग जी को मार्क कर दिया। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि वांग जी को मार्क करने के बाद या फिर वांग जी को मार्क करने से पहले मैं किसी और रिलेशनशिप में नहीं था और उसको मार्क करने के बाद तो मैं किसी और रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वांग जी मेरी सोल का आधा हिस्सा बन चुका था। मैंने उसे मार्क किया था। मेरे इमोशंस वांग जी के अंदर दौड़ रहे थे, मेरा फेरोमोन्स वांग जी के अंदर थे और मैं पिछले 8 साल से वांग जी को ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। मैंने लिटरली हमारा पूरे मैंने पूरी कंट्री छान मारी है, यहाँ तक कि जहाँ भी मुझे लगा कि वांग जी हो सकता है मैंने वो हर जगह छान मारी है, लेकिन मुझे वांग जी कहीं नहीं मिला। मैं अपनी उम्मीद खोने वाला था तभी मैं यहाँ आया और मुझे क्या पता था जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ही घर में है। मैं जानता हूँ एज अ मदर आप वांग जी के लिए प्रोटेक्टिव हैं एंड इसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल हूँ कि आपने वांग जी को प्रोटेक्टेड रखा है, पर
प्लीज़ मैंने वांग जी को मार्क किया है और इतना पास होने के बावजूद मैं वांग जी से दूर नहीं रह सकता। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी सिंसेरिटी चेक कर सकती है। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वांग जी सिर्फ मेरा है और आप उसे मेरा होने से नहीं रोक सकती। मैं बस आपसे परमिशन मांगने आया हूँ वांग जी को कोर्ट करने की। ये सुनने के साथ ही मैडम लेन के आंखों में शोक साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कल रात जो कुछ भी वेइंग और उसके बीच में हुआ था, उसके बाद मैडम लेन उम्मीद कर रही थी कि अभी वेइंग ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया होगा एंड जो ये किम कपल है वो भी मैडम लेन को मजबूर करेंगे वांग जी को वेइंग के साथ करने में, क्योंकि ऑब्वियसली वेइंग ने वांग जी को मार्क किया है तो वांग जी वेइंग का मतलब मेटेड पार्टनर है, फेटेड पार्टनर है। तो उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता अब जब विंग वांग जी के इतने ही पास है तो। एंड मैडम लेन इसी के लिए तैयार थी। लिटरली उन्होंने सोच लिया था कि अगर किम कपल से ज़्यादा फोर्स करेगा तो वो एक घर छोड़ के भी चली जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसके बेटे की खुशियाँ मैटर करती है। वांग जी भी इनोसेंट है, उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मैडम लेन ने उस मार्क के बारे में वांग जी को झूठ बोलते हुए बड़ा किया है। एंड ऐसी हालत में जहाँ विंग लिटरली वांग जी से उम्र में डबल है, वो उसे 10 से 12 साल बड़ा है। वो कैसे एक ऐसे इंसान को अपने बेटे को क्लेम करने की इजाज़त दे दे। उन लोगों में एक जनरेशन का फ़र्क है। पर अभी विंग ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, उसने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि वो मैडम नन के पास आया है। वो उनसे कोर्ट करने की परमिशन मांग रहा है, जबकि विंग के पास पूरा हक है वांग जी को अपना बनाने के लिए। विंग के पास वो पावर है जिससे वो मैडम लेन की एक सुने बिना वांग जी को अपना हस्बैंड, अपना ओमेगा बना सकता है। लेकिन फिर भी ये इतना खतरनाक अल्फा जो झलक मैडम लेन ने उस रात देखी थी, और लिटरली वो कभी कभी तो नाइटमेयर की तरह मैडम लेन की सपनों में आता है। लेकिन फिर भी ये इतना माइटी अल्फा उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसके बेटों को कोर्ट करने की इजाज़त मांग रहा है। अब मैडम लेन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल और दिमाग में जैसे एक जंग छिड़ी हुई थी। उसका दिमाग बोल रहा था कि उसे विंग को एक मौका देना चाहिए। विंग की आंखों में उसे एक सिंसियरिटी, ईमानदारी, एक सच्चाई दिख रही है कि वो वांग जी को खुश रखेगा, वो वांग जी की फीलिंग्स की कदर करेगा। वही उसका दिल ये बोल रहा है कि दुनिया बहुत क्रूल है। अगर उसके अपने अपने परिवार ने वांग जी की फीलिंग्स की कदर नहीं की तो क्या एक एक रैंडम इंसान जिसने बस एक रात को गलती से वांग जी को मार्क कर दिया था, वो वांग जी का ख्याल रखेगा? इसी बीच की जंग मिसेस लेन के दिमाग में छिड़ी हुई थी, और ये चीज़ कहीं न कहीं मिसेस लेन के एक्सप्रेशंस में विंग देख पा रहा था। इसलिए उसने मिसेस लेन के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ आप कन्फ्यूज़न में हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कुछ भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे वांग जी को कोर्ट करने की परमिशन दीजिए। एंड मैं आपसे इस चीज़ का भी वादा करता हूँ कि वांग जी को तब तक मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैंने उसे मार्क किया है, तब तक कि वांग जी दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। मैं उस मार्क को इस रिलेशनशिप की सीढ़ी नहीं बनाऊँगा कि मैं उस पर चढ़कर बस वांग जी को अपना बनाना चाहूँगा, नहीं। मैं वांग जी को पता ही नहीं चलने दूँगा कि मैंने वांग जी को मार्क किया था। मैं वांग जी को कोर्ट करूँगा, ऑफ़िशियली कोर्ट करूँगा तब तक जब तक कि वांग जी खुद मुझे नहीं कर देता कि हाँ वो मेरे साथ होना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं वांग जी को खुद के लिए फ़ील करवाना चाहता हूँ। एंड इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, क्योंकि उस रात तो मैंने जल्दबाजी में वो सब कर दिया था, लेकिन अब मैं कुछ भी जल्दबाजी में करके उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे वांग जी को कोर्ट करने की परमिशन देगी? इस चीज़ का एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि वांग जी को मैं खुश रखूँगा। और अगर इस 1 महीने में आपको एक बार भी ऐसा लगे कि वांग जी खुश नहीं है, या फिर वांग जी मेरे साथ अनकंफर्टेबल है, या फिर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, आप उसी वक्त मुझे मना कर देना और उसी वक्त मैं वांग जी को कोर्ट करना बंद कर दूँगा। पर प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने ओमेगा से बहुत दूर रहा हूँ। अब मैं अपने ओमेगा से दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज़ आंट मुझे एक मौका दीजिए। ये सुनकर मिसेस लेन ने विंग की आंखों में देखा। सच में विंग की आंखों में सच्चाई थी जो कि आज तक शायद उसने किसी की आंखों में इतनी सच्चाई नहीं देखी होगी। विंग ने वांग जी को क्लेम किया है। अगर विंग चाहता तो अपने फेरामोन्स का, अपने अल्फा का यूज़ कर कर वांग जी को अपने अपनी डोमिनेंस में कर सकता था, और वांग जी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने उसे मार्क कर रखा था।
विंग जो करना चाहता वो वांग जी के साथ कर सकता था, लेकिन ये इंसान यहाँ आकर उसकी परमिशन मांग रहा है। कल रात भी उसने वांग जी को कुछ नहीं किया, वांग जी की हालत इतनी खराब थी, फिर भी वांग जी भी मैडम लेन ने महसूस किया है कि उसका बेटा बहुत पेन में था। वो अनकॉन्शियस था, उसके बावजूद विंग उसे सही सलामत घर लेकर आया था। उस वक्त भी विंग ने कुछ नहीं किया, उसने अपने अल्फा का पावर वांग जी को नहीं दिखाया, ना ही मिसेस लेन को दिखाया है। अब मिसेस लेन ने डीप ब्रीथ ली, उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम प्रॉपरली मेरे बेटे को कोर्ट करना चाहते हो तो मैं उसकी तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना। जैसा कि तुमने कहा, अगर 1 महीने में मुझे वांग जी के फेस पर कोई भी डिस्कम्फर्ट दिखा, कुछ भी मुझे ऐसा लगा कि वांग जी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं और तुमसे फोर्स कर रहे हो, तो तुम्हें उसी वक्त रुकना होगा और तुम्हें ये वादा करना होगा, क्योंकि एज अ मदर तुम्हें भले ही मैं कमज़ोर लग रही हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसीलिए इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि मेरे बेटे की आंखों में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। यह सुनकर विंग के फेस पर बस एक स्माइल थी कि फाइनली मैडम लेन ने उसे कोर्ट करने की इजाज़त तो दी। विंग की आंखों में हल्के से आंसू थे कि फाइनली वो अपने मेगा को ऑफिशियली कोर्ट कर सकता है। पर अभी एक और चैलेंज उसके सामने था और उसके लिए विंग को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। विंग ने मिसेस लेन की तरफ देखा और कहा, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच आंट कि आपने मुझे वांग जी को कोर्ट करने की परमिशन दी है। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं वांग जी को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जो मेरे हाथ में होंगी। ये बोलते हुए विंग मुस्कुराता है। उसके बाद विंग वहाँ से उठता है और वो जाने ही लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है। उसके बाद वो घूमता है और मिसेस लेन की तरफ देखता है और कहता है, आंट, क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? ये सुनकर मिसेस लेन ने विंग की तरफ देखा और अब उनके चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि विंग क्या पूछना चाहता है। फिर भी उसने डीप ब्रीथ ली और विंग की तरफ देखा। विंग ने मिसेस लेन की तरफ देखा और कहा, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो तो मत बताना, लेकिन वांग जी के साथ रिलेशनशिप में हर एक स्टेप के साथ मुझे वांग जी के बारे में जानना होगा। एंड ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि शायद इन सालों में क्या हुआ था ये वांग जी को भी नहीं पता है, ये बस आपको पता है और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वांग जी के बारे में हर चीज़ जानना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि मुझे वांग जी के साथ कैसे बिहेव करना है या फिर मुझे क्या नहीं करना है जो चीज़ वांग जी को हर्ट कर सकती है। तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? ये सुनकर उसने मिसेस लेन की तरफ देखा और फिर उसने अपना सवाल पूछते हुए कहा, आप उस रात, इतनी रात को इतने ख़राब मौसम में वहाँ क्या कर रही थी? वांग जी उस जंगल में क्या कर रहा था? और आप उस रात लिटरली आधी रात हो रही थी, इतना बुरा मौसम हो रहा था और सुनसान जंगल में लिटिल वांग जी वहाँ पर कर क्या रहा था? मुझे प्लीज़ इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ चुका हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ये सुनकर मिसेस लेन की आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे वो अपने पास्ट को याद कर रही हो। ये देखकर विंग ने मिसेस लेन की तरफ बढ़ते हुए कहा, आंट, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं आपको फोर्स, ये सब वांग जी के फादर की वजह से हुआ था। ये सुनकर विंग अपनी जगह पर रुक गया। मिसेस लेन ने कंटिन्यू करते हुए कहा, हम लोग एक हैप्पी फैमिली थे। मैं वांग जी बस मेरा अकेला चार्ज नहीं है, मेरा एक और बड़ा बेटा है। हम उसी जंगल के पास एक घर में रहते थे। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जो कि ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन हमारे लिए सही था। मेरे हस्बैंड शहर में जॉब करते थे एंड मैं उसी गांव के स्कूल में टीचर थी। एंड हमारा एक बड़ा बेटा था लेंसचेन, जो कि एक अल्फ़ा था। मेरा हस्बैंड बहुत खुश था जब लेंसचेन हुआ था, क्योंकि हमारे अल्फ़ा बेटा हुआ था। लेकिन जब वांग जी हुआ, तब से ही मेरे हस्बैंड का नेचर मेरी और मेरे बेटे की तरफ बदलने लगा और लेंसचेन, जो कि एक्साइटेड था अपने भाई को भाई को अपने गोद में लेने के लिए, उसका नेचर भी धीरे धीरे बदलने लगा। एंड जब वांग जी पैदा हुआ तो मिस्टर लेन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे जैसे कोई गलती हुई हो और मैंने कोई गलती की हो।
पता तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। हम एक हैप्पी फैमिली थे, पर जैसे-जैसे वांगजी बड़ा हो रहा था, मुझे धीरे-धीरे सब समझ में आ रहा था, लेकिन मैं बस इग्नोर कर रही थी, क्योंकि एक ओमेगा होने के बावजूद मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहकर भेजा था कि मेरा घर अब से यही है, और मैं ये फ़ील कर पा रही थी कि मिस्टर लेन वांगजी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो उससे ना ठीक से बात करते थे, ना उसे वो उतना प्यार करते थे जितना वो शिचेन से प्यार किया करते थे। और उनको उन्होंने शिचेन को भी बिल्कुल ऐसा ही बना दिया था। धीरे-धीरे शिचेन मुझसे और वांगजी दोनों से डिस्टेंस होने लगा था। वांगजी मुझसे सवाल पूछा करता था कि उसके फादर ऐसे क्यों हैं? पर मैं उसे हर बार झूठ बोल देती कि उसके फादर स्ट्रेस रहते होंगे, या फिर वांगी बस अज्यूम करता है उसके फादर ऐसे नहीं है। उसके फादर उसके सृजन गगा की तरह उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो हमारी गलती थी। वांगजी अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा होशियार था, और जब तक वो 12 साल का हुआ तब तक मिस्टर लेन और ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे। मुझे आज भी याद है वो रात, उस रात जब मिसेस लेन ड्रंक घर पर आए थे। उनके जॉब चली गई थी, उन्हीं की वजह से उनकी जॉब गई थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वांगजी की वजह से उनकी जॉब गई है, क्योंकि उस विलेज में ऐसा माना जाता था कि ओमेगा ओमेगा मनहूस होती है, और जिस घर में ओमेगास होती है या फिर ओमेगा चिल्ड्रन होते हैं, उस घर का विनाश, या फिर उस घर में जो है वो हमेशा बस दुख आता है। और यही सुनकर ये इसी इसी माइंडसेट से उस रात मिस्टर लेन घर पर आए थे। जब वो जॉब गई तो उन्हें लगा कि वो वांगजी की वजह से गई थी, और उस रात उनका गुस्सा वांगजी पर निकला। वो वांगजी को बहुत कुछ बोलने लगे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वांगजी जो कि बच्चा था, वो उस वक्त कुछ नहीं समझ पाया। जब उसने उसने अपने फादर से अपने बारे में वो सब कुछ सुना जो उस बच्चे को नहीं सुनना चाहिए था, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उस वक्त मैं मिस्टर लेन को वहाँ से ले तो गई थी, लेकिन जब तक मैं वापस वहाँ आई जहाँ ये सब हो रहा था, तो वांगजी वहाँ पर नहीं था। और फिर मैंने देखा कि डोर ओपन था, और वांगजी उस रात वहाँ से भाग गया था। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में बस वांगजी चल रहा था। और इसीलिए उस रात मैंने पहली बार मिस्टर लेन के खिलाफ जाने की सोची। उस रात जब मैं वांगजी को ढूंढने के लिए गई थी, तो मैं कितना डरी हुई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज से पहले मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं मेरे दिमाग में बस यही था कि एक बार मेरा वांगजी मुझे मिल जाएगा, मैं उस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी जहाँ मेरे मेरे बेटे को खुश तक नहीं रखा जाता। और जब मैं वहाँ आई और मैंने वांगजी को मार्ग देखा, और मैंने वहाँ तुम्हारे उस अल्फ़ा को देखा जो कि इतना खतरनाक लग रहा था, उस वक्त मैं लिटरली बहुत डर गई थी। और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं अब वांगजी को वापस उस घर में लेकर ही नहीं जा सकती। उसके फादर पहले उससे नफ़रत करते हैं, और अगर उसे पता चला कि वांगजी मार्क्ड हो गया है, तो वो वांगजी पर बिल्कुल मर्सी नहीं करेगा। वो वांगजी के साथ क्या करेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैं वांगजी को लेकर बस दूसरे शहर में आ गई, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मिले, जो कि मुझे लगा नहीं था कि कोई दुनिया में इतना काइंड हो सकता है। बचपन से मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई थी जहाँ पर बस ओमेगाओं को बर्डन समझा जाता है, या फिर जहाँ हम चले गए वही हमारी कैद हो जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, और पता नहीं क्यों उस रात मुझे कहाँ से हिम्मत आई थी। नहीं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी उस घर को छोड़कर आ पाऊँगी। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर ये सब आज हुआ है, अगर वांगजी बड़ा होगा और उसके साथ ये सब होता रहा, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। उस रात मेरे पास मौका था, इसीलिए मैं बस वांगजी को लेकर वहाँ से भाग गई थी। और वांगजी उस रात वो बहुत छोटा था, जब तुमने उसे मार किया तो उसका शरीर वो झेल ही नहीं पाया था। वांगजी 2 महीने तक कोमा में रहा था, और जब उसे होश आया था तब उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। ना उसे अपने फादर याद थे, ना उसे अपना भाई याद था, ना उस रात जंगल में जो कुछ हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। और इस चीज़ के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ या फिर रिग्रेट करूँ कि वांगजी अपने परिवार को भूल गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि सही है, वांगजी उस रात को या फिर उस माहौल को भूल ही गया है। और यहाँ फिर उसे तुम्हारे पेरेंट्स मिले जिन्होंने कभी उसे ये फील नहीं होने दिया, तुम्हारे बाबा ने कभी वांगजी को ये फील नहीं होने दिया कि उसका कोई
फादर नहीं है। बचपन से मैं वांग जी को यही कहकर बड़ा करती लाई हूँ कि उसका जो मार्क है ये कोई अल्फ़ा मार्क नहीं है, ये एक बर्थ मार्क है जो वांग जी के जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसके नेक पर है। एंड वांग जी मेरा बच्चा बस इसी चीज़ पर भरोसा करते हुए आया है जो उसकी माँ ने कहा है, और उसने इसको लेकर मुझसे आज तक सवाल नहीं किया है, और उसे उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर थे, और इतने दूर थे कि उसका ओमेगा शायद तुम्हारे अल्फ़ा तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो शायद मैं उस मार्ग का राज ज़्यादा दिन तक उससे छुपा भी नहीं पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे ने बचपन से बहुत गुस्सा है, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, मेरे बेटे को हर्ट मत करना। ये सुनकर विंग मुठ्ठियाँ बिछ रही थी। आखिर कोई किसी ओमेगा से नफरत कैसे कर सकता है? ये माइंडसेट मुझे तो समझ में नहीं आता कि बनाया किसने है कि ओमेगाएं मनुष्य होती है या फिर उनके आने से घर में दुख आता है। अगर ओमेगास ना हो ना तो इस दुनिया में कोई पैदा तक नहीं हो। पर सभी लोगों को ये बात समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ होता है ना, उनके दिमाग में वो गोबर ही होता है। उसको फिर कुछ भी कहो, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वो अपने ओमेगा को कोई भी दुख नहीं झेलने देगा। इसी डिटर्मिनेशन के साथ विंग उस रूम से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की जब आंख खुली थी तो उसके सिर में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो झेल नहीं पा सकता था, क्योंकि कल रात हॉस्पिटल में जो उसे मेडिसिन दी गई थी, शायद उससे उसके जो ड्रग्स दिए गए थे उसका नशा वैसे ही उतर चुका था और दर्द भी अब कम था। जब वांग जी उठा तो उसे अपने रूम में कोई नहीं दिखा, तो उसने सोचा कि वो पहले ही शावर ले लेगा ताकि उसका दिमाग शांत हो सके और कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच सके। उसने एक वार्म सा शावर लिया एंड अपनी एक ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की हुडी पहन ली और दूसरे पजामास पहन लिए। आज इनको कॉलेज नहीं जाना था, इनका वीकेंड आज संडे था तो इनकी छुट्टी थी। इन सभी ओमेगास आज घर पर ही थे। वांग जी अब तैयार हो चुका था एंड वो बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके दिमाग में भी यही चल रहा था, कल रात उसे बचाया किसने था? उसे उसे वो फेस याद क्यों नहीं आ रहा है? कल रात हुआ क्या था? वो वो वी एंड जिमिन के साथ पार्टी में था। उसने एक ड्रिंक पी थी, उसके बाद उसे अजीब सा फील होने लगा था एंड वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आया था। उसके बाद कोई आया था उसके पास। उसने कौन था वो? वांग जी को लिटरली याद करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और उसका सिर बहुत फटा जा रहा था। उसने सोचा कि वो पहले कॉफ़ी पी लेगा, उसके बाद थोड़ा शायद उसे कुछ याद आ जाए। यही सोचकर वो अपने रूम से बाहर निकला एंड वो बस एब्सेंट माइंडली ही चल रहा था। एंड वो स्टेज से उतरता हुआ कब किचन में आ गया उसे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ। किचन में भी वो बस पता नहीं कहाँ देख कर चल रहा था। जैसे ही वो उस कॉफ़ी मशीन की तरफ गया जहाँ से उसे कॉफ़ी बनानी थी अपनी, उसे ऐसा लगा कि वो किसी पिलर से टकराया और उसका सिर उस पिलर से इतनी बुरी तरह से टकराया है ना कि उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। और वो सिर्फ टकराया ही नहीं था, वो उस पिलर से टकराकर उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए और वो गिरने वाला था, लेकिन तभी एक पावरफुल हैंड ने उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लिया। उससे पहले वो गिर पाता, उस हैंड ने उसे खींच कर बस अपनी चेस्ट से लगा लिया और ये फील होने के साथ ही वांग जी ने अपनी आंखें टाइट बंद कर ली और उसने उस पिलर को टाइटली होल्ड कर लिया था। अब तक तो वांग जी बेचारे को यही लग रहा था क्योंकि वो लिटरली बहुत बुरा उसके सिर में वो चीज़ लगी थी। धीरे धीरे वांग जी ने अपनी आंखें ओपन की और सामने वाले इंसान को देखकर वांग जी कहा कि इतनी बड़ी हो गई कि वो भी निकलकर उसके सॉकेट से बाहर आने वाली थी, क्योंकि सामने वो पिलर नहीं था बल्कि विभूषण खड़ा हुआ था जिसकी चेस्ट को वांग जी पिलर समझ रहा था, जैसे कोई खंभा बीच में खड़ा हुआ हो। और ये देखकर वांग जी का पूरा फेस रेड हो गया। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। विंग इतनी इंटेंसली वांग जी की आंखों में देख रहा था जैसे अभी वांग जी को जिंदा खा जाएगा। और वांग जी भी बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे नहीं पता उसे क्या हुआ है। नॉर्मली उसे अल्फाओं के पास जाना पसंद नहीं है और ना ही वो किसी अल्फा के टच को इतनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन विंग मतलब उसके विंग का गन उसे पकड़ रखा है। लिटरली विंग का हाथ उसकी पूरी वेस्ट के अंदर था और उसने विंग वो
टाइम टाइम पर उसकी वेस्ट को स्क्वीज कर रहा था हल्का हल्का, और ये वांगजी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था, बल्कि एक सिक्योरिटी दे रहा था, एक सिक्योर सिक्योर फीलिंग उसे फील करवा रहा था कि वो इन बाहों में सिक्योर है। एंड ये सोचते सोचते कि वो किसकी बाहों में है, उसे कल रात के फ्लैशेस उसके दिमाग में ताज़ा होने लगे। वो उस कॉलेज का वो लड़का सुमिन ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसके फ़ोन में उसने जो नंबर डायल किया था, उसे नहीं पता वो नंबर किसका था, पर उसने उसने उसे डायल कर दिया था। एंड उसने नहीं, उसने किसी को फ़ोन नंबर डायल किया ही नहीं था। तो फिर क्या, वांग लिटरली अभी भी सिर फटा जा रहा था, पर उसे इतना याद था कि कल रात जो उसे बचाने आया था वो विंग था, क्योंकि अभी विंग के इतने पास होते हुए वांग जी को वही फीलिंग आ रही थी जो कल रात हुई थी। कल भी विंग ने वांग जी को ऐसे ही थाम रखा था। उसके बाद का तो वांग जी को कुछ याद है नहीं कि उसके बाद विंग उसे यहाँ कैसे लेकर आया, उसे नहीं याद है कुछ भी, पर उसे इतना तो याद है कि विंग ही वहाँ पर आया था लास्ट मोमेंट पर, जब तक वो बेहोश नहीं हुआ था। तभी विंग ने अपना गला साफ करते हुए कहा, देख कर चला करो, अगर किसी पिलर से टकरा गया तो सिर फूट जाएगा तुम्हारा। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हुई, उसने खुद को पीछे करते हुए कहा, विंग का सॉरी सॉरी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए। इस पर विंग ने कहा, ये लो मैंने तुम्हारी कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पी लो आराम आएगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद विंग लास्ट बार वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी ने अब जाकर ब्रीथ ली थी, जैसे वो इतनी देर से अपनी सांस को रोक कर खड़ा हुआ था। उसने अपनी कॉफ़ी ली, वही डाइनिंग टेबल पर जाकर वो बैठ गया था। और तब तक जिन और नामजुन भी आ चुके थे। वी एंड जिम ने अभी तक गधों की तरह बस सो रहे थे। उन्होंने जिन ने जब वांग जी को देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम कल लेट आए थे या फिर जल्दी आ गए थे, तुम वी और जिमिन के साथ नहीं आए। ये सुनकर वांग जी ने उन दोनों की तरफ देखा, क्योंकि उसे खुद याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आया था, पर वो अभी जिनको कुछ भी वो सब नहीं बताना चाहता। उसने कहा, हाँ वो क्या है कि मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं बस उनके आधे घंटे बाद आ गया था। ये सुनकर जिन ने कहा, ओह तो कैसी रही तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी, तुम लोगों ने एंजॉय किया। इस पर वांग जी ने वो सब याद करते हुए बस साय किया उसने, पर वो जिनको उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हाँ हमने बहुत इन्जॉय किया, सच में बहुत मज़ा आया। ये सुनकर जिन ने कहा, यही उम्र है इन्जॉय करना, नहीं तो क्या फिर तुम तुम्हारे बाबा की तरह होकर इन्जॉय करोगे। ये सुनकर नामजून ने जिन की तरफ देखा और कहा, मैं एक तो हर बार तुम मुझे ओल्ड बताने पे क्यों तुले हुए होते हो जिन। ये सुनकर जिन ने कहा, अब ओल्ड ओल्ड नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, तुम्हारे 32 साल का एक बड़ा बेटा है और तुम्हारा छोटा बेटा 21 साल का है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ओल्ड हो। तुम कितना ही खुद को फिट कर लो, कितना ही दवाइयाँ खाकर तुम फिट हो जाओगे, फिर जवान लगो, बुढ़ा तो बुढ़ा है होता है नामजून। इस पर नामजून ने मुठ्ठियाँ बीचते हुए कहा, जिन तुम ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ठीक है, इस बुढ़े से दूर रहना है, क्योंकि बुढ़ा तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये बोलते हुए लिटरली नामजून दाल पीस रहा था एंड जिन इन सबको एंजॉय कर रहा था। ये देखकर वांगजी ने बस चकल किया। उसके बाद वो उठकर अपने रूम में आ गया था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसमें फ़ोन में एक मैसेज आया। अब ये जो नंबर था ये था तो विंग का, विंग उसे टेरेस पर बुला रहा था, लेकिन इस वक्त टेरेस पर वांगजी ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो खड़ा हुआ और टेरेस के लिए निकल गया था। जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि विंग टेरेस से पीछे के गार्डन की तरफ देख रहा था। ये देखकर वांगजी विंग के पास गया और उसने विंग को आवाज़ देते हुए कहा, गगा आपने मुझे बुलाया। ये सुनकर विंग ने घूमकर वांगजी की तरफ देखा। उसने डीप ब्रीथ ली। थोड़ी देर तक विंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस वांगजी की तरफ देखने लगा और वो बस सीधे वांगजी की तरफ देख रहा था। ये चीज़ वांगजी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी कि किस तरह विंग उसे देख रहा था। तभी विंग ने कहा, वांगजी कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हें याद है। ये सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे बस इतना याद है कि सुमिन मेरे साथ, अमीन वो मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद आप वहाँ पर आए थे, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर विंग ने लिटरली साई किया। वो सुबह से ये सोच रहा था कि वांगजी को कहीं वो कार वाला सीन याद नहीं हो, वो वांगजी को क्या जवाब देगा। उसने फिर मतलब साई करते हुए कहा, ओह हाँ कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था तो मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए थे और मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया है। उन्हें मैंने बस ये बताया कि तुम थक गए हो इसीलिए, और तुम्हारी माँ को बताना मत, नहीं तुम्हें चिंता होने लगेगी। इस पर वांग ने बस नोट किया।
तभी विंग वांग जी के पास आया और ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता, आज से पहले उसे किसी भी अल्फा के पास कुछ भी फ़ील नहीं होता, लिटरली कुछ भी फ़ील नहीं होता। लेकिन जब से विंग यहाँ पर आया, विंग को दूर से देखने भर से ही उसका दिल इतनी ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लग जाता है कि अभी उसके रिबकेज से निकल कर बाहर आएगा। उसका फेस अपने आप टमाटर की तरह लाल हो जाता है, उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। और अभी जब विंग उसके इतना पास खड़ा हुआ है तो उसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, देखो मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो साफ साफ बोलता हूँ। और अभी भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ या फिर कहूँ कि मैं तुमसे कुछ परमिशन लेना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। तो विंग ने कहा, एक्चुअली मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनने के साथ तो वांग जी क्या कि इतनी बड़ी हो गई थी, विंग उसे पसंद करता है? नहीं, वो सपना देख रहा होगा, विंग मुझे कैसे पसंद कर सकता है? पर विंग ने फिर से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें सब अजीब लग रहा होगा या फिर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। तुम्हें पसंद करता हूँ एंड मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें कोर्ट करना चाहता हूँ ऑफिशियली। ये सुनकर वांग जी की आंखें एक पल के लिए तो बड़ी हो गई। उसका दिमाग तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि विंग क्या बोल रहा है। हाँ, वो मानता है कि जब से विंग यहाँ पर आया है उसका मतलब उसको विंग पर क्रश है, ये बात वो डिनाई नहीं करेगा। लेकिन लाइफ लाइफ पार्टनर कोटिंग, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? यही सोचकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं अभी तुम्हें कोर्ट नहीं कर रहा या फिर अभी तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें 1 महीना दूँगा, मतलब 1 महीने तक मैं तुम्हें कोर्ट करूँगा या फिर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाऊँगा, अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताऊँगा। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे हाँ कर सकते हो, उसके बाद हम अपना रिलेशनशिप शुरू कर देंगे। और अगर तुम हाँ नहीं कर सकते तो तुम मुझे मना कर सकते हो। ऐसे मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस तुमसे मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ओल्ड मैन्स की तरह बिहेव नहीं करता। मैं बिल्कुल तुम्हारी जनरेशन की तरह हूँ, मैं इतना भी ओल्ड नहीं जितना मैं दिखता हूँ। बस तुम मुझे कोर्ट करने की परमिशन दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर 1 महीने में मैंने तुम्हें इम्प्रेस नहीं किया ना तो फिर तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। विंग ने लिटरली एक सांस में सब बोल दिया था। और ये देखकर वांग जी को लिटरली कुछ समझ में नहीं आया कि विंग ने बोल क्या दिया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, एक मिनट गगा, आ, आप मुझे पसंद करते हो, मतलब आपको मैं पसंद हूँ और आप मुझे कोर्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि 1 महीने तक आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे और अगर मैं इम्प्रेस नहीं हुआ तो आ, आप कोशिश करना बंद कर दोगे। आई मीन आप फिर मुझे फोर्स नहीं करोगे। ये सुनकर विंग ने नाम पे अपना सिर हिलाया। अब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आई मीन हाँ, उसे विंग पसंद है, विंग का नेचर, विंग का मतलब एक अल्फा में जितने गुण होने चाहिए वो सब विंग में है। इतने दिनों में वांग जी इतना तो समझ ही गया है। एंड विंग इतने सिंसियरली पूछ रहा है और अभी वो डेट करने के लिए भी नहीं बोल रहा, वो बस कोर्ट करने की परमिशन मांग रहा है कि अगर वो वांग जी को 1 महीने में इम्प्रेस कर देगा तो वो लोग फिर डेट कर सकते हैं। तो क्या उसे परमिशन दे देनी चाहिए? अगर उसकी माँ ने बोल दिया है तो एक मौका तो दे ही सकता है। आज से पहले वैसे भी वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आया है तो क्यों ना इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। वैसे भी विंग को पसंद करता है तो उसने विंग की तरफ देखा, लेकिन वो विंग को बोले कैसे कि वो उसको परमिशन दे रहा है। उसने बस अपनी नज़र झुकाई और नोट करते हुए कहा, नोट किया। और ये देखकर विंग इतना खुश था कि वो बता नहीं सकता था। उसके फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी, लेकिन वो पहले दिन ही बेवकूफ़ नहीं लगना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ओह ठीक है, तो हमारी डेट कल से शुरू होगी, ठीक है, अभी तुम जाओ और आराम करो। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और तुरंत वहाँ से बस भाग कर आ गया था और अपने रूम में आया। उसने अपने रूम का डोर बंद किया और अपने बेड पर गिर गया और लिटरली अपने बेड पर इधर से उधर घूमने लगा। वो बिल्कुल जैसे कोई टीनेज होता है ना और वो प्यार में होता है, वांग जी को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। एंड ऑब्वियसली वो बेचारा 19 साल का है तो कितने बड़ा है वो। अब वांग जी लिटरली बहुत 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 खुश था। एंड वही विंग विंग को बहुत बहुत सारी तैयारियां कर ली थी। वांग जी से परमिशन दी है तो अब
विंग बिल्कुल भी इस चीज़ में कमी नहीं रखेगा कि वांग जी उससे इम्प्रेस नहीं हो। उसने बस कहने के लिए कहा था कि वांग जी इम्प्रेस नहीं होगा। विंग इतना सब कुछ करेगा कि वांग जी ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा। अगली सुबह हुई। आज उन लोगों को वापस से कॉलेज जाना था, इसीलिए वांग जी अपने टाइम पर ही उठा। वांग जी यौन करता हुआ उठा। उसने अपनी आंखें रब की और वो अपने बेड से उतरने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बेड साइड टेबल पर गई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा लिलीज का बुके रखा हुआ था। और ये देखकर वांग जी पहले कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो अभी भी आधी नींद में ही था। उसने उस बुके को उठाया और वो देखने लगा। लिटरली वो बुके बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और उसमें बहुत सारे फूल थे और उनकी खुशबू उस पूरे रूम में फैली हुई थी, जो कि वांग जी को लिटरली बहुत फ्रेश फील करवा रही थी। वांग जी सोच रहा था कि बुके इतनी सुबह सुबह उसके रूम में क्या कर रहा है। तभी उसने देखा कि बुके के साथ एक नोट भी था। उसने उस नोट को उठाया और उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग प्रिंस। नीचे विंग लिखा हुआ था। ये देखकर वांग जी का पूरा फेस जैसे खिल गया, क्योंकि बुके सच में बहुत प्यारे थे और सच में उसका दिन, आज उसकी मॉर्निंग गुड ही हुई थी। उसने उन बुके को संभाल कर वापस से उसे टेबल पर रखा। उसके बाद वो मुस्कुराता हुआ बस शावर लेने के लिए चला गया था। जब वो शावर लेकर तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि ऑलरेडी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी विंग भी वहाँ पर आया और अब कोई सीट खाली नहीं थी, तो विंग वांग जी के पास ही बैठ गया। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी विंग ने कहा, बाबा इन लोगों को कॉलेज आज भी मैं ही छोड़ दूंगा एंड अब से मैं ही छोड़ने चले जाया करूँगा। वैसे भी मेरा ऑफिस रास्ते में पड़ता है, तो मैं ही इनको ले जाऊँगा। आप वैसे भी आपका ऑफिस रॉन्ग डायरेक्शन में पड़ता है। इसमें नामजून ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है अब से मैं थोड़ा लेट जाऊँगा। और वैसे भी मुझे लगता है मुझे रिटायर हो ही जाना चाहिए। इस पर विंग ने कहा, मैं तो आपको कब से बोल रहा हूँ कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको ही काम करना है। ये सुनकर नामजून ने कहा, मुझे लगता है मुझे रिटायर हो ही जाना चाहिए। इस पर विंग ने बस नोट किया। उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया। उसके बाद विंग उन तीनों को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। जिमिन एंड वी ऑब्वियसली पीछे बैठे थे एंड वांग जी उन लोगों के साथ पीछे आकर बैठने वाला, लेकिन तभी विंग ने आगे वाला पैसेंजर सीट वाला जो डोर था वो वांग जी के लिए खोल दिया। और ये देखकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने बस वांग जी को अंदर बैठने का इशारा किया और वांग जी ने बस सिर हिलाते हुए वो उसी पैसेंजर सीट पर बैठ गया था और विंग ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसके बाद वो जर्नी शुरू हो चुकी थी। विंग बार बार बीच बीच में विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और ये वांग जी भी फील कर पा रहा था कि कहीं ना कहीं विंग की नज़रें बस उसी पर ही है। और ये चीज़ उसके स्टमक में बस बटरफ्लाइज दे रही थी। वही पीछे वो दोनों अपनी ही दुनिया में बिजी थे। उन लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे चल क्या रहा है। फाइनली उनके कॉलेज के लिए निकल गए थे। जिमिन एंड वी पहले ही गाड़ी में से उतर गए थे। इसके बाद वांग जी भी उतरने वाले थे, लेकिन तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम शाम को कहीं चल रहे हैं तो तैयार रहना। जिमिन और वी को बोल देना कि वो तुम्हारे बिना चले जाए, तुम्हें पिकअप करने में आ जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बस नोट किया। उसके बाद वो उतर गया और वो लोग कॉलेज चले गए। तो विंग भी बस मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। एंड उसके बाद वांग जी ने जैसा विंग जैसा कहा था, वांग जी ने वही सोचा था कि वो उन दोनों को भेज देगा और उसके बाद वो विंग का वेट करेगा। लेकिन विंग उससे पहले ही आज उन्हें एक असाइनमेंट मिला था जिनको उनको 2 दिन में ही कंप्लीट करना था। एंड अब जिमिन एंड वी ने डिसाइड किया था कि वो लोग घर पर जाकर करेंगे। वांग जी भी जाने वाला था, लेकिन जब विंग ने मना कर दिया था तो उसने बहाना बना दिया कि वो अभी कुछ टॉपिक्स उसे पता नहीं है, तो उन टॉपिक्स को वही देखेगा लाइब्रेरी में। उसके बाद वो उन लोगों के साथ चला, वो आ जाएगा मतलब खुद से ही। तो वो दोनों चले गए थे। वांग जब लाइब्रेरी में था उसे सच में वो टॉपिक्स कवर करने थे, इसीलिए वो बुक्स ढूंढने लगा और जब उसे बुक्स मिल गई तो वो अपने नोट्स बनाने लगा। अब इस चीज़ में उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि टाइम कब निकल गया। उसने सोचा था कि लगभग आधा घंटा लगेगा जब वो अपने टॉपिक्स रिवाइज कर लेगा, लेकिन टॉपिक इतने थे एंड इतने यूज़फुल थे कि वांग जी बस उनके नोट्स बनाने लगा और वो पूरा ध्यान उसको उसी में चला गया था। जब उसने टाइम देखा इसलिए जब उसने टाइम देखा तो 2 से 3 घंटे ज़्यादा हो गए थे जब कॉलेज ख़त्म हुआ था। एंड विंग ने उसे पिकअप करने के लिए बोला था, मतलब वो 15-20 मिनट में आ सकता था यहाँ पर। वो 3 घंटे से लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। यही सोच कर वांग जी के चेहरे पर लिटरली पैनिक आ गया था। उसके बाद वो तुरंत खड़ा हुआ, उसने अपनी जितनी भी बुक्स थी उनको उसने अपने बैग में रखा और वो अपने टेबल से उठने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि
कोई एंट्रेंस पर एक टेबल और चेयर रखी हुई थी, वहाँ पर बैठा हुआ है। ये देखकर वांग जी अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विंग था, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। और ये देखकर वांग जी विंग की तरफ गया और उसने कहा, गागा, आप यहाँ? ये सुनकर विंग खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था नहीं मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा। फिर वांग जी ने कहा, तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं? और आप यहाँ क्यों बैठे थे? आप मेरे पास टेबल पर आ जाते, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? कितना टाइम हो चुका है? ये सुनकर विंग ने कहा, तुम अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे और मैं देख सकता था तो तुम कितने बिजी हो, और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। चिंता मत करो, वैसे भी ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है। अगर टाइम हो चुका है तो हम अपना आज का प्लान कैंसिल कर देंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर आपने कहा था ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही लेट कर दिया। इस पर विंग ने कहा, ठीक है, आज ये वाला प्लान तो कैंसिल हो गया, क्यों ना दूसरा प्लान बनाए। ये बोलते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वो उसे बाहर खींचता हुआ ले जाता है। वांग जी को गिल्ट फील हो रहा था कि उसने इतनी देर कैसे कर दी, लेकिन वही हमारे विंग को तो मज़ा आ रहा था, क्यों नहीं। उसने अपने ओमेगा को लिटरली 3 घंटे तक बैठ कर लगातार घूरा है, लिटरली उसे घूरा है। वांग जी इतना बिजी था कि उसे रियलाइज नहीं हुआ कि विंग उसे बस घूर ही रहा था। और विंग वांग जी को देखे भी क्यों नहीं, उसने इस ओमेगा को लिटरली 8 साल तक मिस किया है, तो उसका घूरना तो बनता है। एंड लिटरली उसे खुद पता नहीं चला कि कब टाइम हो गया। उससे लगा था कि वो बस थोड़ी देर तक वांग जी को यहीं देखेगा, उसे निहारेगा, उसे एडमायर करेगा। उसका ओमेगा को वैसे भी इतना पास से देखना या फिर इतने देर तक बैठकर देखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में तो देख नहीं सकता एंड दिन में वो बिजी रहता है, वांग जी खुद कॉलेज जाता है, तो वो अभी तो देख ही सकता है, लेकिन कब ये आधा घंटा 3 घंटे में बदल गया उसे खुद पता नहीं चला। विंग ने वांग जी को अपनी कार में बैठाया और वो ड्राइव करने लगा। तो वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको मुझे बोलना चाहिए था। तभी विंग ने कहा, लंजा शांत हो जाओ, मैंने कहा ना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मतलब मैं भी तुम्हें उठा सकता था, मैं भी तुम्हें बता सकता था ना, लेकिन तुम बिजी थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आज हम हमारा आफ्टरनून का प्लान कैंसिल करते हैं और डिनर के लिए चलते हैं। तो तुम बताओ, तुम्हारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं है, आप जो आपको पसंद है हम खा सकते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, जो मुझे पसंद है शायद तुम नहीं खा पाओगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों, आपको ऐसे क्या पसंद है? इस पर विंग ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में स्पाइसी फूड कम ही खाया जाता है, पर मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता हूँ, तो मुझे सारे स्पाइसी फूड वाले रेस्टोरेंट पता है जो कि तुम्हें शायद पसंद नहीं आएंगे। तो तुम मुझे बताओ, तुम जो भी बोलोगे वहाँ चले जाएंगे। ये सुनकर वांग जी बस नोट किया, सच में वो बिल्कुल भी स्पाइसी फूड टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट बताया जो कि उसका फेवरेट था, फिर कहे कि वो वहाँ पर जाता रहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर गए, उन लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया बातों के साथ। एंड ऐसे ही अब टाइम बीत रहा था, धीरे धीरे विंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हमेशा की तरह हर सुबह वांग जी को अलग अलग तरीके के फूल मिलते और अलग अलग तरीके के प्यारे से छोटे छोटे नोट्स मिलते। एंड हर रोज़ वांग जी विंग को घुमाने ले जाता, कभी वो अम्यूजमेंट पार्क से ले जाता, कभी वो उसे मूवी डेट पर ले जाता, कभी डिनर डेट पर ले जाता, कभी वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पर वो लोग चले जाते। एंड इस बीच में विंग के जो एक्शंस थे उनमें वांग जी ने कभी कोई डोमिनेंस नहीं देखी, कभी कोई फोर्सफुल ऐसा कुछ भी नहीं था कि विंग ने उसे कभी फोर्स करने की कोशिश की हो। और वो इंसिडेंट जो लाइब्रेरी का इंसिडेंट हुआ था वो बस एक इंसिडेंट नहीं था। वांग जी जब भी कोई फेवरेट काम करने बैठता है, जैसे वो कुछ भी रीड करना, अपनी बुक्स रीड करना या फिर कुछ भी नोट्स वोट्स बनाना, तो उन चीज़ों में खो जाता है। और ये चीज़ 2-3 बार हुई है। लिटरली विंग में जो टाइम दिया है वांग जी को, उसके उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वांग जी को याद आता है कि हाँ, विंग ने उसे आज किसी चीज़ के लिए बोला था एंड वो भूल गया है। पर कभी उसने विंग के फेस पर गुस्सा नहीं देखा, कभी इरिटेशन नहीं देखी। और जब भी कभी भी वांग जी विंग को कॉल करेगा, कभी भी अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो विंग ने कभी भी वांग जी को मना नहीं किया, भले ही कितनी ही प्रीशियस मीटिंग हो उसकी, वो वांग जी के लिए वो चीज़ छोड़ कर आता है। एंड अब लगभग 1 हफ्ता ही बचा था जब मतलब 1 हफ्ता बचा था जब वांग जी का डिसीजन पता चलता विंग को कि वांग जी से एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और इस 1 हफ्ते से अब विंग लिटरली बहुत ज़्यादा एनोक्शियस था, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वांग जी उसे नहीं पता वांग जी क्या फील करता है, क्योंकि वांग जी कम दिखाता है अपने इमोशंस। और विंग ने इस 1 महीने में वांग जी के इमोशंस को पढ़ने की, उसे समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं है वांग जी के इमोशंस को पढ़ने में।
पर इतना तो उससे कहीं न कहीं लगता है कि वांग जी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि वांग जी जिस तरह से उसे देखता है, विंग के अल्फ़ा को लगता है कि उसका ओमेगा भी उससे प्यार करता है, फिर उससे उसे पसंद करता है। प्यार नहीं तो विंग वांग जिसकी कंपनी को पसंद तो करता है। ये चीज़ कहीं न कहीं विंग ने नोटिस की है, पर और वो लिटरली खुश था इस चीज़ को लेकर। एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक दिन मिसेस लेन भी विंग के रूम में आई थी और उसने विंग को कहा था कि उसे आजकल लंजा बहुत खुश लगता है। वांग जी वैसे अपने इमोशन ज़्यादा दिखाता नहीं है, लेकिन आजकल वांग जी ने अपने इमोशन दिखाने शुरू कर दिए हैं, या फिर कहे कि वांग जी खुश रहने लगा है, और ये सब बस विंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। और इस 1 महीने में मिसेस लेन ने वांग जी को कभी भी सैड नहीं देखा, या फिर कभी भी उसके फेस पे हल्का सा थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं देखा है। और ये चीज़ कहीं न कहीं उनके दिल को अश्योर कर रही थी कि हाँ, विंग शायद वांग जी के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। पर अभी भी वो ये सब वांग जी के फैसले पर डिपेंड करता है कि वांग जी विंग को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अब आज भी वो लोग शाम को विंग वांग जी को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था, एंड ये बात अभी तक किसी घर में किसी को नहीं पता है कि ये लोग सीक्रेटली विंग वांग जी को कोर्ट कर रहा है। विंग ये सब अपने पेरेंट्स को तब बताना चाहता है जब वांग जी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए आज भी विंग उनके कॉलेज के बाद वांग जी को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था। उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, उन्होंने लंच भी बाहर ही किया था। एंड उसके बाद अभी वांग जी विंग को बीच पर लेकर आया था और वो लोग दोनों ही उस ठंडी रेत पर बैठे हुए तो समुद्र को, उस अनंत समुद्र को बस देख रहे थे। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है, मुझे मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है गगा गगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा और बचपन से मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक बात शेयर करूं? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग ने बस हल्के से स्माइल के साथ नोट किया। तो वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग है। मुझे मुझे अपने बचपन की कोई भी चीज़ याद नहीं है। उन जब मैं माँ से पूछता हूँ तो माँ भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताती। मुझे अपने बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा याद नहीं है, और जब मैं माँ से पूछता हूँ बस ये बोलती है कि हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे चोट लगी थी तो मैं भूल गया। पर माँ उस मुझे बताती भी नहीं है कि मेरे फादर कौन थे, या फिर हम लोग यहाँ कैसे हैं। माँ मुझे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताती। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी फैमिली में कभी कभी भी ऐसा फ़ील करवाया है कि मैं कोई पराया हूँ, नहीं। नामजुन अंकल सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कभी भी फ़ील नहीं होने दिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी कभी-कभी मुझे अपने फ़ादर की बहुत याद आती है कि काश मेरे भी फ़ादर होते तो कितना अच्छा होता ना। पर मुझे नहीं पता कि माँ मुझे कभी कुछ बताती क्यों नहीं है। ये बोलते हुए विंग कहीं न कहीं वांग जी के फेस पर सैडनेस देख सकता था, इसलिए उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, लंजा, अगर आंट तुम्हें नहीं बता रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। वैसे भी आंट तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर कोई भी ऐसी बात होगी जो उन्हें लगेगा कि उन्हें तुम्हें बताना चाहिए तो तुम्हें बता देगी, चिंता मत करो। और रही बात फादर की, तो मेरे बाबा है ना। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और नोट किया, पर कहीं न कहीं विंग समझ सकता था कि वांग जी कभी न कभी तो मतलब सबकी लाइफ में अपने फादर की एक अलग जगह होती है। तो वांग जी भी अपने फादर को याद करता है, अपने पिता को याद करता है, लेकिन वांग जी को कुछ याद नहीं है। वो वार्मथ तक याद नहीं है अपने फादर की, उसे अपने बाबा की। तो कहीं न कहीं वांग जी को पेन होता है। हाँ, पर नामजून ने उसे पिता का प्यार दिया है, लेकिन अपना खून अपना ही होता है। वो भी अपने पेरेंट्स को एक साथ देखना चाहता है। वो भी अपने पेरेंट्स को जिन और नामजून की तरफ बिक्रिंग करते हुए, फिर अपने वो लव फाइट होती है वैसे देखना चाहता है, अपने पेरेंट्स को साथ देखना चाहता है। लेकिन जब से वो जाने लगा है, उसने अपने बाबा को देखा तक नहीं है। कभी-कभी अपने बाबा को बहुत याद करता है, जिनकी उसे शक्ल तक याद नहीं है, जिनके उसे एहसास तक याद नहीं है। कभी-कभी अपने बाबा को लिटरली बहुत मिस करता है, और ये चीज़ वो अपनी माँ को कभी नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है उसकी माँ ने बहुत कुछ सहा है और वो और उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसे लग रहा था कि विंग सैड है, इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा, बहुत रात हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। अब जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया।
वो लोग खड़े होकर जा ही रहे थे, तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। तब तो वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू काका, आपको पता है ये 1 महीना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट महीना था। ये सुनकर विंग के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी लिटरली अपसेट हो चुका है। और वांग जी की फेस पर वो मुस्कुराहट देखकर विंग का जैसे वो पूरा मूड, पूरा माहौल जैसे अब चेंज हो गया था। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आप आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस पर विंग बस मुस्कुराया। और पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग विंग के दिल में उठने लगी थी। इसलिए 1 महीने से विंग बहुत खुश, लिटरली उसे ऐसा लग रहा था कि जो वो चाहता है सब कुछ हो रहा है। पर अभी अभी से पता नहीं कि उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई उससे दूर जाने वाला है, कोई उसका अपना, कोई प्रीशियस उससे दूर जाने वाला है। लेकिन वो इस मोमेंट को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने वो लोग कार में बैठे और अपने घर के लिए निकल चुके थे। जब वो लोग घर पर पहुंचे तो वी ने नोटिस की कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जो कि नॉर्मली उनकी गाड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी गाड़ियाँ विंग जानता है उनको। वहाँ जितनी भी कार्स खड़ी हुई थी वो उनकी नहीं थी। ये सोचकर विंग उतरा। वांग जी ने देखा कि बहुत सारी कार्स खड़ी हुई थी। वो लोग कन्फ्यूज होते हुए घर के अंदर जाने लगे। विंग ऑलरेडी वांग जी को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था, क्योंकि वो देख सकता था कोई तो घर में है, और माहौल भी बहुत टेंस लग रहा था घर का। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 लोग उनके लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। मिसेस लेन वहाँ पर खड़ी हुई है, जिनके आंखों में आंसू हैं, एंड पूरी फैमिली वहाँ पर खड़ी हुई थी। वांग ने जब देखा कि उसकी माँ की आंखों में आंसू है तो उसके पास गया और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। ये बोलते उसने चारों तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि 2 अनजान अल्फा वहाँ पर बैठे हुए थे। ये देखकर वांग जी ने मिसेस लेन की तरफ देखा। वहीं उनमें से एक अल्फा, जो कि अपने अर्ली 30s में होगा, वो खड़ा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा। जैसे उसने ये कहा, वांग जी ने कन्फ्यूजन में उस इंसान की तरफ देखा। तो उस इंसान ने वांग जी के पास आते हुए कहा, लंजा, मैं तुम कितने बड़े हो गए हो। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में उस सामने वाले इंसान की तरफ देखा, पर उसे कोई भी डेंजरस वाइब सामने वाले इंसान से फील नहीं हो रही थी। उसने तभी सामने वाले अल्फा ने कहा, लंजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा गगा, तुम्हारा शाहजांग, शिचेन, तुम मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में अपनी माँ की तरफ देखा और फिर शिचेन की तरफ देखा। तभी वो एक और अल्फा, जो कि अपनी अर्ली 50s में था, वो भी खड़ा हुआ और वो भी अपने पास आते हुए कहा, लंजा, मेरा बच्चा। ये बोलते हुए उसने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। ये देखकर वांग जी एक पल के लिए शॉक हो गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, मिसेस लेने को तो कंट्रोल किया और कहा, वांग जी, तुम हमेशा अपने फादर के बारे में पूछते हो ना, ये, ये तुम्हारे बाबा है और ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनने के साथ ही वांग जी की आंखें बड़ी हुई और उसने सामने की तरफ देखा। तब ये बोलने के साथ ही वांग जी के जो फादर थे, मिस्टर लेन, ने वांग जी को हक कर लिया। और ये देखकर तो एक बार के लिए मिस्टर लेन की भी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई, क्योंकि बचपन में तो मिस्टर लेन वांग जी को नफरत करते थे और आज ये इंसान उनको हक कर रहा है। तभी मिसेस लेन ने वांग जी को हक करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना लंजा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ बचपन में। लिटरली मैं उस चीज़ को लेकर आज तक रिग्रेट कर रहा हूँ। और मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मैं एक बच्चे के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ। रात में बहुत ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया था। लेकिन जब शीशे ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, मैं उस दिन से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर वहाँ से आई भी क्यों होगी। और बेबी, अब मैं समझ गया हूँ कि कोई अल्फा ओमेगा नहीं होता। तुम मेरे बेटे हो, हमें इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। और मैं आज तुम्हें और तुम्हारी माँ को वापस लेने आया हूँ। तुम्हें किसी और के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर चलोगे मेरे साथ। ये सुनकर वांग जी ने अपने फादर की तरफ देखा। उसे इतने सालों में पहली बार अब एक फादरली वार्मथ फील हुई थी। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उसे कुछ याद नहीं था 12 साल पहले क्या हुआ था, या फिर उसके फादर क्या बोल रहे हैं। लेकिन उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर मिसेस लेन ने मिस्टर लेन ने मिसेस लेन के पास आते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो ई, मैं जानता हूँ मैंने वांग जी के साथ बहुत गलत किया है और उसकी सज़ा तुम मुझे दे चुकी हो।
पर ओमेगा अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। मैं हर पल उस चीज़ का रिग्रेट करता हूँ जो मैंने वांग जी के साथ किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे सब समझ में आ गया है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। तुम्हारी अहमियत मुझे तुम्हारे जाने के बाद समझ में आई है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। तुम्हारा अल्फ़ा अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और तुम्हारा बेटा शिशेन, इसने भी तुम्हें बहुत याद किया है। प्लीज़। ये सुनकर मिसेस लेन ने शिशन की तरफ देखा जिसकी आंखों में भी आंसू थे। शिशन ने भी मिसेस लेन के पास आते हुए कहा, मम्मा आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती है? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया है। मैं मैं आपसे मैं आपके बिना कैसे रहा हूँ आपको पता भी है। और आप मेरे टेडी को भी मुझसे दूर ले आए। प्लीज़ मम्मा हमारे साथ चलिए। अब मैं अपने भाई से और दूर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर मिसेस लेन ने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने मिसेस लेन की तरफ देखा। अब वहाँ पर बस एक स्ट्रेंज साइलेंस था। विंग भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे फिर से वही अजीब फीलिंग हो रही थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या था, मिसेस लेन का फैसला क्या होने वाला था। तभी उस साइलेंस में वांग जी की छोटी सी आवाज़ आई। उसने मिसेस लेन की तरफ देखा और कहा, मम्मा ये ये मेरे भब्बा और गगा है। आप मैं मैं क, मैं हर रोज़ आपसे पूछता हूँ कि क्या मेरे कोई बाबा है, लेकिन आप हमेशा मना कर देती है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? आपने मुझे अपने अपने खुद के पिता से मुझे इतने दिनों तक दूर क्यों रखा? आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। ये बोलते हुए वांग जी की आंखों से लिटरली आंसू बह रहे थे। वो सामने अपने बाबा और अपने भाई को देख रहा था जिससे वो 8 साल बाद मिल रहा था। एंड वांग जी उनको पहचान नहीं पा रहा था। ये चीज़ उसे और ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। उसे क्या हुआ था कुछ याद ही नहीं है। और उसकी माँ जिस तरह से लग रही है उसे पता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वांग जी खुद एक सेफ हो रहा अपने भाई के अराउंड फील कर पा रहा है। वो उसका ओमेगा इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि ये अल्फ़ा उसके लिए ख़तरनाक है या नहीं। तभी मिसेस लेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा। उस वक्त बहुत कुछ हुआ था, इसीलिए मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और मुझे खुद पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा था। और तभी लेस्ट्रे ने आगे आते हुए कहा, मम्मा बहुत हुआ। आप मुझसे बहुत दूर रह चुकी हो। अब मैं आपको खुद से और दूर नहीं रहने दूंगा। मैं पिछले 8 साल से माँ होते हुए बिल्कुल किसी अनाथ की तरह जी रहा हूँ और ऐसे नहीं, मैं अब और ऐसा नहीं जीना चाहता। प्लीज़ माँ, जो कुछ भी हुआ था उसे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कहीं न कहीं मेरी भी गलती थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे कुछ ही याद नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और आपको पता है पिछले 8 साल से बाबा खुद कितना गिल्ट में जी रहे हैं। वो सच में उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। मम्मा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। हम आपके बिना नहीं रह सकते। और अब जो मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसे अब और कहीं नहीं रख दूँगा। प्लीज़ हमारे साथ चलिए। ये बोलते हुए उसने अपनी माँ की तरफ देखा। शिशिर की आंखों में सच में पेन दिख रहा था। वो भी उस वक्त बच्चा ही था, उस वक्त जब मिसेस लेन उसे छोड़कर आई थी। एंड कहीं न कहीं मिसेस लेन को भी मिस करती है और वो अपने अल्फा को भी मिस करती है। वो लोग मार्क्ड है। मिसेस लेन को लेन हुआंग ने मार्क कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसने अपने अल्फा को मिस किया है। एंड आज उसे लेन हुआंग की आंखों में सिंसियरिटी दिख रही है। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी क्या तुम अपने बाबा के साथ रहना चाहते हो? यह सुनकर वांग जी ने मिसेस लेन की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं अपने बाबा के साथ रहना चाहता हूँ मम्मा। और मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मिसेस लेन ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में वो पेन था जो अपने बाबा से इतने साल तक दूर रहने का था, अपने भाई से इतने साल तक दूर रहने का था। और अभी मिसेस लेन को कहीं ना कहीं मिस्टर लेन हुआंग की आंखों में सिंसियरिटी दिख रही थी कि अभी जो सब बोल रहे हैं और जिस तरह से वांग जी के लिए अफेक्शन दिखा रहे हैं, अब इस चीज़ से तो कंफर्म हो रहा था कि वो अब वांग जी नफरत नहीं करते हैं। इसीलिए मिसेस लेन ने मिस्टर लेन की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के साथ ही लेन हुआंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। तभी लेन हुआंग आ गया और उन्होंने लेनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने दूसरी शादी की है।
ये सुनने के साथ ही मिसेस लेन मिस्टर लेन जिन्होंने मिसेस लेन ई के हाथ को पकड़ रखा था, मिसेस लेन ने बस उसे छुड़ा लिया और मिस्टर लेन की तरफ देखा और वांग जी भी एक पल के लिए शॉक हो गया। पर तभी मिसेस लेन ने जिसे क्लियर करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हें याद है मेरे जो हमारी नेबर में रहती थी वो मेघा, वो ग्रैंड माँ की ग्रैंड डॉटर, तुम्हें याद है ना? तो ये सुनकर लेनी ने बस नोट किया। हाँ, तो हुआ ये था कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तो उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उस वक्त वो खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी एंड उसका एक छोटा सा बेटा था और शिचेन भी उसी के साथ रहा था। तो तुम्हारे जाने के बाद उसने शिचेन को एक मदरली प्यार दिया था। उसको ब्रेन कैंसर था तो वो ज़्यादा दिन जी नहीं सकती थी, पर उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस था और उसका एक बेटा था तो वो उसे संभालना चाहती थी। उसकी ग्रैंड माँ भी अब उसके साथ नहीं थी, तो उसे कोई चाहिए था जो उसके बेटे का, उसकी कंपनी का ध्यान रखे। इसीलिए उसने मुझसे कहा था और हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, हमारी शादी सिर्फ पेपर्स पर हुई थी। आई स्वेयर हम दोनों के बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं था। जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन उसकी डेथ हो चुकी थी। तभी से उनके बेटे को हमने पाला है। वो तुम शिचन से पूछ सकती हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। मैं बस तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। ये सुनने के साथ ही मिसेस लेन ने मिस्टर लेन की तरफ देखा। अब उसका दिमाग और ज़्यादा मेस था कि वो क्या करे। तभी वांग जी ने मिसेस लेन के पास आते हुए कहा, मम्मा पापा बोल तो रहे हैं कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मम्मा क्या आप भी अपने अल्फा के साथ नहीं रहना चाहती? मम्मा मैं अपने माँ और बाबा को साथ देखना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या हम बाबा को माफ़ कर सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर लेन ने भी आगे आते हुए कहा, प्लीज़ सेकंड चांस तो सब डिज़र्व करते हैं, प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं कुछ भी वैसा नहीं करूँगा जो तुम्हें हर्ट हो या फिर वांग जी को हर्ट हो। प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये सुनकर लेनी ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में वो पेन देख पा रही थी कि कैसे वांग जी अपने माँ और बाबा दोनों के साथ रहना चाहता है। हाँ, यहाँ पर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी या फिर कभी भी नामजून और जिन ने उन्हें पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन फिर भी आज जब वांग जी अपने पेरेंट्स को सामने देख रहा है तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है। वो भी जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं वैसे रहना चाहता है। और अपने बेटे की आंखों में इतनी डिस्प्रेशन देखकर लेनिन के पास और कोई चारा नहीं था एंड उसने बस वहाँ से जाने के लिए हाँ कर दिया था। पर वांग ने तो वहाँ से जाने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन कोई था जिसे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो और कोई नहीं, विंग था, जिसकी लिटरली मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसे खुद पेन हो रहा था यही सोच कर कि वांग उससे दूर चला जाएगा, वांग उसके साथ इस घर में नहीं रहेगा। उसे लिटरली ऐसा लग रहा था कि उसने जो एफर्ट किए हैं वो सब बस वैन में चले गए हैं कि वांग सच में उस यहाँ से जाना चाहता है। वो यही सब सोच रहा था। तभी वांग जी ने उन सबकी तरफ देखा और जैसे उन शुक्रिया अदा करते हुए उसने उनसे कहा, उसने जिन नामजून वी जिमिन सबसे कहा कि उन्होंने बचपन से वांग जी का बहुत ख्याल रखा है और वांग जी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं एंड उन लोगों को लिटरली बहुत मिस करेगा। अब जिन और नामजून भी एक अल्फा और ओमेगा के बीच में नहीं आना चाहता। अगर मिस्टर लेन के साथ जाना चाहती है तो वो उन्हें मना नहीं करेगा। वो बस उन्होंने जाते हुए भी वांग जी को यही कहा था कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और कभी भी वांग जी को ऐसा लगे कि वांग जी को उनकी ज़रूरत है तो वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में एक ऐसी फीलिंग दे गई थी जो शायद उसे वही समझ सकता है। अब मिसेस लेन और वांग जी पैक कर रहे थे। वांग जी अपने रूम में था, उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसके गगा उसी के पास बैठे हुए थे। शिचैन बहुत सारी बातें कर रहा था, उसे बता रहा था कि वो बचपन में कैसे थे और बचपन में वो लोग क्या क्या किया करते थे। तो बहुत सारी बातें वो वांग जी को बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ तभी उनके डोर पर नॉक हुआ और ये देखकर वांग जी ने डोर की तरफ देखा तो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। विंग रूम के अंदर आया, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर शिचेन क्या आप थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ेंगे? इस सुनकर शिचेन ने वांग जी की तरफ देखा, फिर उसने विंग की तरफ देखा। वो विंग के ओरा से ही फील कर पा रहा था कि विंग डोमिनेटिंग अल्फा है। उसने वांग जी की तरफ देखा श्योर करने के लिए कि क्या वांग जी चाहता है यहाँ पर अकेला रहना। तो वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद नेंसिन वहाँ से चला गया था। विंग अंदर है, उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा,
लंजा, तुम यहाँ से जा रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो विंग की आंखों में वो पेन और डिस्प्रेशन देख पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, गगा, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ। सुनकर विंग ने कहा, तुम मुझसे दूर ही जा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा दूर जाना। क्या क्या यहाँ से जाने के बाद भी तुम मुझे याद करोगे, या फिर हमारा जो मैंने जो तुमसे कहा था, क्या तुम मुझे अभी यहीं नहीं? ये बोलते हुए वांग जी से विंग को क्लियर करना चाहता था कि वो विंग को यहाँ छोड़कर नहीं जा रहा है, फिर विंग उस कोचिंग स्टेशन को बीच में रोक कर नहीं जा रहा है। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, गगा, मैं नहीं रोक रहा, अभी भी एक हफ्ता है, मैं एक हफ्ता है गगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे कोर्ट करना बंद कर सकते हो, मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है, तो इस एक हफ्ते में मैं पूरी कोशिश करूँगा। एंड अब इतना तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम मुझे हाँ ही कहोगे। ये सुनने के साथ ही वांग जी के फेस पर एक शाय सी स्माइल थी और वांग जी के पास बढ़ा और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बस नोट किया। एंड फाइनली पूरी लेन वांग जी, मिस्टर लेन, मिसेस लेन एंड लेन चेन एंट्रेंस पर खड़े हुए थे एंड किम फैमिली इधर खड़ी हुई थी। वी एंड जिमिन की आंखों में लिटरली आंसू थे। उन्होंने वो जब से छोटे तब से वांग जी उनके साथ था और वांग जी उनके पास जा रहा था, तो उन्हें बहुत पेन हो रहा था। तभी वांग जी ने उन दोनों को करते हुए कहा, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो, हम वैसे भी कॉलेज में मिलने वाले हैं, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वी और जिमिन ने वांग जी की तरफ देखा, उनके आंखों में लिटरली आंसू थे। वो अपने गग्गा को बहुत मिस करेंगे। फाइनली पूरी लेन फैमिली अब वहाँ से अपने नए मेंशन के लिए निकल चुकी थी, पर यहाँ पूरी किम फैमिली में जैसे एक अजीब सा साइलेंस छा गया था। हाँ, वांग जी कोई चुलबुला नहीं था या फिर वांग जी चंचल टाइप का इंसान नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस भी जैसे इस घर के इस खालीपन को भरने के लिए काफ़ी होती थी। लेकिन अब जब वांग जी यहाँ पर नहीं है तो उसे वो घर एक अजीब सा खालीपन लग रहा है उस घर में। वहीं दूसरी लेन फैमिली फाइनली अपने घर चली गई थी। जब वांग जी ने मेंशन देखा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे किम्स का था, बहुत बड़ा मेंशन था। लेकिन ओब्वियसली किम्स जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इतना बड़े बिजनेसमैन अभी तक मिस्टर लेन है नहीं, इसीलिए उन लोगों ने उनका जो घर था वो छोटा था, वो इतना बड़ा नहीं था, पर वो भी एक अच्छा खासा मेंशन की तरह था। वो जब अंदर गए तो मिस्टर लेन ने सबसे पहले जंगकुक से उन दोनों को मिलाया। हाँ, उस लेडी का जो बेटा था वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था, और अब ये तीनों अल्फा इस घर में रह रहे थे। फाइनली मिसेस लेन ने जब जंगकुक को देखा तो उसे उसके फेस से वो होती है ना कि इनोसेंट सी वाइब आई कि जंगकुक को भी शायद माँ के प्यार की ज़रूरत है। तो मिसेस लेन जंगकुक को देखकर बस वहीं पर ही पिघल गई थी। उन लोगों ने उनका रूम दिखाया। मिसेस लेन ऑब्वियसली मिस्टर लेन के पास रहने वाली थी। वांग जी को अपना रूम दिखाया गया एंड और का रूम फिक्स था। अब ऐसे ही 1-2 दिन बीत चुके थे। वांग जी रेगुलर कॉलेज आ रहा था और वहाँ भी विंग और वांग जी मिलते थे। विंग ने अभी भी अपनी हार नहीं मानी थी, वो वांग जी को अभी भी कोर्ट कर रहा था। और मिसेस लेन के दिल में जो हल्का सा शक था कि कहीं न कहीं मिस्टर लेन बस दिखावे के लिए वो सब नहीं कर रहे हैं और वापस वो वांग जी को हर्ट नहीं करने लग जाए, तो इस चीज़ की शायद मिसेस लेन को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि 2-3 दिन से ही मिस्टर लेन कितना अफेक्शन वांग जी की तरफ दिखा रहे हैं, उसकी तरफ दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने सच में उन्हें बहुत मिस किया हो। एंड वांग जी बहुत खुश लग रहा है। बस मिस्टर लेन और कुछ नहीं चाहती, वो बस वांग जी को खुश देखना चाहती हैं। फाइन, अब लगभग 1 हफ्ता ख़त्म होने को आया था और कल वो दिन था जब विंग वांग जी को एक्सेप्ट करने वाला था, वांग जी को प्रपोज करने वाला था। वही दिन था जब वो वांग जी को प्रपोज करता। आप सबने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाना चाहती है, लेकिन हमारे विंग की तरफ से ये डायलॉग उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि विंग जिस चीज़ को शिद्दत से चाहता है वही चीज़ उसे पूरी कायनात उसे उस चीज़ से दूर करना चाहती है शायद। क्योंकि उस दिन जब विंग वांग जी को प्रपोज करने वाला था, लिटरली विंग पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसी दिन उसकी अब्रोड वाली जो
ब्रांच थी कंपनी की, उसमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, फिर कहे कि एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी थी और वो दिक्कत विंग के बिना नहीं सुलझने वाली थी। तो वो प्रपोज़ल जो विंग उस दिन देने वाला था, वो प्रपोज़ल वही अटका हुआ ही रह गया था। उसको इतना भी टाइम नहीं मिला था कि वो वांग जी को बता सके कि वो 1 महीने के लिए कहीं जा रहा है। फिर रात में वांग जी को प्रपोज़ करने वाला था, उसी शाम को उसे कॉल आया था और उसी शाम को उसे अर्जेंट पहली फ़्लाइट से अब्रॉड के लिए, उस कंपनी की ब्रांच के लिए निकलना पड़ा था। एंड उस फ्लाइट में जाकर उसने वांग जी को मैसेज किया था कि वो आज वांग जी से नहीं मिल सकता और उसने उसे बताया था कि वो 1 महीने तक वो चाइना में नहीं है, लेकिन वो हर रोज़ वांग जी को मैसेज करेगा एंड उन लोगों ने जो अधूरा छोड़ा है वो उसे वापस आने के बाद कंप्लीट करेगा। इस मैसेज के साथ विंग वहाँ से चला गया था और ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। उन दोनों में मैसेज में बात हो रही थी। हाँ, कॉल उन दोनों में कभी नहीं हुआ था, बस मैसेज में बात हो रही थी। विंग वांग जी से उसका हाल चाल पूछता और वांग जी भी अच्छी तरह से मैसेज में उससे बात किया करता था। एंड विंग ने वांग जी को ये भी बताया था कि वो कब आने वाला था, पर जब विंग वापस आने वाला था उसके 2-3 दिन से ही वांग जी जो है उसके मैसेज को ना देख रहा था, फिर देख भी रहा था तो रिप्लाई नहीं दे रहा था। ये चीज़ कहीं न कहीं विंग को डरा रही थी, पर उसने सोचा कि उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए और उसने अब फाइनली अपनी फैमिली को बता दिया था कि वो वांग जी को प्रपोज़ करने वाला है। तो वो तो यहाँ था, वो चाहता था कि सब कुछ अच्छा हो ताकि वांग जी को सब कुछ अच्छा लगे और वो उसे मना नहीं कर पाए। इसीलिए उसने अपने पेरेंट्स को बोला था, वी को, जिमिन को बोला था कि वो लोग उसकी तैयारी कर ले, जो जैसे उसने बोला था, जो वांग जी को पसंद है सब कुछ उस तरीके से उन्होंने पूरा एक रिजॉर्ट बुक करवाया था। फिर कहे कि एक ब्यूटीफुल सी जगह पूरी बुक करवाई थी जिससे कि वो लोग विंग वांग जी को प्रपोज कर सके। एंड विंग ने वांग जी को नहीं बताया था कि वो उस दिन आकर वांग जी को प्रपोज करेगा। उन्होंने बस वी को कहा था कि वो वांग जी के घर जाएगा और वो वांग जी को ले आएगा, जो मुझसे इसलिए मना भी नहीं करेगी। एंड उस फाइनली आज वो दिन आ गया था जब जिस दिन का विंग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। पहले वो 8 साल की दूरी, फिर इन 3-4 महीनों की दूरी लिटरली विंग के लिए बहुत ज़्यादा थी और वो 8 साल तो कैसे भी निकल भी गए थे और ये जो 1 महीने का कोटिंग सेशन था वो तो और भी स्मूथली निकल गया था। लेकिन ये जो 1 महीने का ये इनके बीच का ये मैसेजिंग सेशन था ना, वो लिटरली बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि विंग वांग जी को बहुत मिस कर रहा था और एक अजीब सी फीलिंग उस दिन से ही विंग का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसको लिटरली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो इस फीलिंग को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करने देना चाहता था जिससे कि उसे नेगेटिव फीलिंग हो। अभी एक अच्छा काम करने जा रहा था, वो उस चीज़ को उसी तरह से रखना चाह रहा था। एंड फाइनली आज विंग अब्रॉड से वापस आ चुका था एंड वो वांग जी का उसी रिसोर्ट में वेट कर रहा था। उस जगह वो दोनों होने वाले थे। वो वांग जी का वेट वहीं पर कर रहा था। उसने ब्यूटीफुल सा एक सूट पहन रखा था और उसके फेस पर एक कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट थी और तब से बस मुस्कुराया जा रहा था उस चीज़ को सोच कर कि आगे क्या होने वाला है। तभी उसने देखा कि वांग जी वहाँ से आ रहा है। वांग जी ने कुछ एक्सपेंसिव नहीं पहन रखा था, बस एक बेबी पिंक कलर का स्वेटर पहन रखा था एंड वाइट कलर के ट्राउजर्स पहन रखे थे, पर उसमें भी वांग जी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और वांग जी में कुछ अलग था कि वांग जी ने आज अपने बालों को कर्ल कर रखा था। नॉर्मली वांग जी के बाल स्ट्रेट थे, लेकिन आज वांग जी ने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और ये देखकर तो विंग और द वांग जी के ऊपर लट्टू हो जा रहा था। फाइनली जैसे ही वांग जी रिसोर्ट के अंदर एंटर हुआ था, वांग जी के ऊपर रेड रोजेस की लिटरली बरसात हो चुकी थी। ये देखकर वांग जी लिटरली शॉक हो गया और उसने देखा कि वो जो एरिया जब तो वो अंदर आया था, मतलब हल्का हल्का डिम था, पूरा अंधेरा भी नहीं था और पूरी रोशनी भी नहीं थी। और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे ही वो जो रास्ता बना हुआ था वो रोशन होता जा रहा था, उनमें लाइट्स आती जा रही थी और ये देखकर वांग जी बस चारों तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर भी क्या इमोशंस हैं ये कोई नहीं कह सकता। विंग वांग से दूर खड़ा था तो उसके चेहरे को ध्यान से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वांग जी का फेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा विंग ने पहली बार देखा था। बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं था और वांग जी का फेस और तक ग्लो कर रहा था। विंग को तो अभी फिलहाल यही लग रहा था। एंड फाइनली अब वांग जी विंग के सामने खड़ा हुआ था। विंग के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, गागा आप आ गए। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बस ये काम पूरा हो जाए उसके बाद हम वो कंटिन्यू करेंगे जो हमने उस दिन छोड़ा था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। पता नहीं क्यों वांग जी की मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। वांग जी ने अपने
ट्राउज़र को टाइटली होल्ड कर रखा था। ये चीज़ विंग ने भी कहीं न कहीं नोटिस की, पर उसे उसे अभी ये सब मतलब उसे ये सब फीलिंग्स चाहिए नहीं थी। उसे बस जो चाहिए था वो वही करना चाहता था। इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लंजा, इस 1 महीने में तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे लिटरली बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुमसे और अलग नहीं रहना चाहता। तो लेन वांग जी ये बोलते विंग अपने घुटनों पर आया था और उसने वांग जी की तरफ रिंग एक बॉक्स दिखाया और उस बॉक्स को ओपन करते हुए कहा, उसमें एक रिंग थी। उसने कहा, लेन वांग जी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनने के साथ ही वांग जी की आंखें बड़ी हुई। उसने वांग जी विंग की तरफ देखा। थोड़ी देर तक वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विंग को लगा कि शायद वांग जी नर्वस है या फिर वो शर्मा रहा है, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग के फेस पर से अभी वो स्माइल गई नहीं थी। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसने लिटरली उसकी मुट्ठियाँ टाइटली बिछी हुई थी। उसने कहा, गगा, वो मैं। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, क्योंकि अब विंग को लिटरली सच में डर लग रहा था। वांग जी ने कहा, गगा, वो एक्चुअली मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वो अब उस घुटने से खड़ा हो चुका था। उसने कहा, वांग जी, क्या बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ आप मुझे कोर्ट करना चाहते थे, लेकिन मुझे इस 1 महीने में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ये सुनने के साथ ही विंग की आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, आई मीन आप मेरे एक अच्छे दोस्त बन सकते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर मैं आप में वो नहीं देख पा रहा। इस 1 महीने में मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिता पाऊँगा या नहीं। मुझे लगा कि बस आप मेरे एक अच्छे दोस्त बन सकते हो और यही लगा मुझे 1 हफ्ते में। मैं जानता हूँ आपके लिए हर्ट होगा, लेकिन मैं अभी थिंग्स क्लियर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस कोर्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। मुझे आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो आपके दिल में मेरे लिए हैं। एंड आपने वादा किया था कि अगर मैं मना कर दूंगा तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। आई होप आप मेरे वादे आपको अपना वादा याद होगा। ये बोलते हुए एक लास्ट टाइम विंग की तरफ देखता है और उसके बाद वहाँ से बिना पीछे देखे हुए वहाँ से बस चला जाता है। वांग जी ने एक बार के लिए भी पीछे नहीं देखा था। अगर उसने देखा होता तो शायद उसे पता होता कि उसने एक इंसान को कितनी हद तक तोड़ दिया है। अगर उसने पीछे मुड़कर एक बार के लिए भी देखा होता तो शायद उसने देखा होता कि वो अल्फ़ा जो पिछले 1 महीने से बस इसी होप में है कि जिससे वो जाएगा वांग जी को प्रपोज करेगा तो वांग जी उसका हो जाएगा। उस उम्मीद को वांग जी ने बिल्कुल किसी कांच की ग्लास की तरह टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया है। अगर वांग जी पीछे मुड़ता तो देखता कि वो इंसान जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर वांग जी ने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। वांग जी बस बिना मुड़े ही वहाँ से चला गया था। तो हे एवरीवन, आज मैंने शुरुआत में नहीं कहा तो मैं लास्ट में बोलती हूँ, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मुझसे गुस्सा भी होंगे कि मैंने इतने दिन तक स्टोरी अपडेट क्यों नहीं की। एक्चुअली बात यह है कि मेरे घर पर एक रिश्तेदार आया हुआ या फिर कहूँ कि हमारे परिवार में ही कोई आया हुआ था, तो मैं उस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। अब ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन वो आपको पता है कि थोड़े से बुजुर्ग है एंड ओल्ड मेंटलिटी टाइप है एंड वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं एंड उसके लिए मुझे गेट बंद करके अंदर बैठना पड़ता। तो उनकी सोच वही होती कि ये लड़की इतने घंटे तक बैठकर अंदर क्या करती है, इसलिए फिर मैं वो सब नहीं चाहती हूँ। पर फिर मैंने आज सोच ही लिया था कि नहीं, आज मुझे वीडियो बनानी ही बनानी है। मैं किसी भी पुरानी सोच के लिए अपने फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज आपको ये पार्ट देते ही हैं। वैसे मैं इसका आज लास्ट पार्ट लाने वाली थी और मैंने सोच भी लिया था कि मैं इसको लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ आया, क्योंकि अगर मैं आज लास्ट पार्ट लेकर आती ना तो बहुत जल्दबाजी हो जाती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँ। एंड आप बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। नो एंडिंग, आप ये वाली एंडिंग सैड ही, इस पार्ट की एंडिंग सैड है, पर आपके कमेंट्स
मुझे बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स फ्यूल की तरह काम करते हैं। लिटरली जब मैं वीडियो डालती हूँ ना, आपको पता है, अगर मैंने रेगुलर 2-3 वीडियो डाल दी तो मुझे दोबारा वीडियो डालने की वो कम मिलती है जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। अब मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों का जवाब देना। सबसे पहला तो यही है कि वीइंग ने वांग जी को मतलब रिजेक्ट क्यों किया? क्या आपको सच में लगता है कि वांग जी को इस 1 महीने में वीइंग से प्यार नहीं हुआ होगा? एंड आपको क्या लगता है? एंड एक बात और, प्लीज़ उस चीज़ पर ध्यान मत देना कि मिसेस लेन मान कैसे गई, क्योंकि हमारी स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था वांग जी का मतलब मिसेस लेन का मानना। तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना। आपकी होती इतनी सी थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ध्यान मत देना, है ना? तो एक बात बताना कि वांग जी वी को रिजेक्ट क्यों किया? एंड अब आपको क्या लगता है कि जब वीइंग के मार्क डोमेगा ने वांग जी को रिजेक्ट किया है, हाँ अल्फा ओमेगा की तरह रिजेक्ट नहीं किया है, पर फिर भी रिजेक्ट किया है, तो अब वीइंग का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि वीइंग जितना प्यारा दिख रहा था वो सिर्फ वांग जी के लिए था, और जब वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वीइंग का अब रिएक्शन क्या होगा? फिर वीइंग कैसे वांग जी से कन्फ्रंट करेगा? तो ये सब सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। प्लीज़ 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 कमेंट्स करना। वो लोग जो बस सुनकर चले जाते हैं, एक हार्ट ड्रॉप ज़रूर करके जाया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हाँ मेरे लिसनर्स मुझे सुनते हैं। एंड कमेंट्स भी करके जाते हैं, जो बड़ा कमेंट्स नहीं कर सकते वो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप करके चले जाया करो, मेरे लिए वही बहुत होता है। लिटरली आपको मुझे अब जाकर सांस आ रही है। मैं पिछले 1 हफ्ते से आप लोगों को कितना मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं अपनी सेकंड फैमिली को लिटरली मैंने आपको बहुत मिस किया है। एंड आप भी बताना आपने मुझे मिस किया है या नहीं किया है। एंड आई प्रॉमिस अब की बार में पूरा पक्का प्रॉमिस करी हूँ, इसका पार्ट मैं कल ही लेकर आऊँगी। एंड कल आपको इस स्टोरी की एंडिंग पता चलेगी। लेकिन तब तक प्लीज़ आपके दिमाग में जो भी थॉट आया है आज के पार्ट को सुनकर, या फिर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, क्या विंग ने सही किया है वांग को कोट करके, या फिर विंग को सीधा उसको क्लेम कर लेना चाहिए था, कैसे आपके दिमाग में जो भी हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ओके, तब तक अपना ख्याल रखना। एंड हाँ प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए फ्यूल का काम करते हैं। एंड अगर आप फ्यूल नहीं दोगे तो मेरा इंजन नहीं चलेगा। प्लीज़ कमेंट करना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।